अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनुषा। ये कोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन के मुताबिक तैयार किया गया है। और अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी या उसकी किसी अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन से एमबीए कर रहे हैं और 5th सेमेस्टर में हैं तो ये कोर्स आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। इसकी स्लाइड्स हासिल करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी लिखकर रिक्वेस्ट की जा सकती है। और अगर आप सारे वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो ये पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे मौजूद है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम लेक्चर्स जो हैं यहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि हम लोगों ने जिस तरह से पहले देखा था कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक सिस्टम बनाया जाएगा जो सपोर्ट करेगा मैनेजर्स को। मैनेजर्स की नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसे हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है बेसिकली इसमें 3 आपको टर्म्स नज़र आ रही है: मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और सिस्टम। मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, आप लोग सब मैनेजमेंट का कोर्स शायद पढ़ भी चुके हो, I2B पढ़ा हो शायद, या इस तरह के आपको कोर्सेज आप लोगों ने शायद पढ़े हो या साथ साथ पढ़ रहे हो। तो मैनेजमेंट के बारे में आप सबको बहुत अच्छे तरीके से नो हाउ है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आप बिजनेस की प्रोग्रेस की तरफ जा रहे होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्टाफ को लीड कर रहे होते हैं, उनको टास्क असाइन कर रहे होते हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं, डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, कंट्रोलिंग के टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट एक पूरा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता जाता है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन की टर्म है उसमें हमारे पास वो नॉलेज आ जाती है, वो मीनिंगफुल प्रोसेस्ड डेटा आ जाता है हमारे पास, जो कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड हमने सारी ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना है, जिससे रिलेटेड डाटा को सेव करना है, जिससे रिलेटेड हमने अपने जो भी बिजनेस है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और सिस्टम में हमारे पास बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मिलकर किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। उसके अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक कॉलेज की एग्जांपल लें तो राइस कॉलेज है फॉर एग्जांपल, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी मैनेजमेंट, ठीक है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर इसके अंदर जो भी हम लोग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं, कोई अगर हम लोग चेयर्स इवन यूज़ कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सारा कुछ मिलकर ही उसका एक सिस्टम कहलाएगा। तो मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने प्लस उनको मॉनिटर करने, उन पे डिसीजन मेकिंग करने और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जो हमें डिसीजन मेकिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा प्लस हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट इज़ जी, नेक्स्ट है कि क्या रोल्स हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। 3 मेजर रोल्स हैं। एक ये है कि वो आपके बिजनेस प्रोसेसेस को या ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, जो हमने देखा था टीपीएस के ज़रिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के ज़रिए। दूसरा इसका रोल ये होता है कि डिसीजन मेकिंग एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है। तीसरा ये है कि इसमें कंपैटिटिव एडवांटेज की फैसिलिटीज़ ऐड की जाती हैं कि आप अपने राइवल्स को कम्पीट करना चाहते हैं। अगर आप कंपैटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए लिया जा सकता है, यानी आप उसमें इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करें, अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ऑप्शंस रखें उसके अंदर, तो इससे आपके जो वर्किंग है वो बेहतर हो जाएगी और आपके कस्टमर्स भी आपके साथ सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ये 3 वाइटल रोल हैं। वैसे तो हमने डिटेल में बहुत सारे बेनिफिट्स और रोल्स पढ़े हुए हैं जो हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़े। ये 3 वाइटल रोल्स हैं। अगर आप कहें कि बिल्कुल एक हाइलाइट्स आप प्रोवाइड कर दें कि क्या रोल है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो ये रोल्स उसमें आ जाते हैं। उसके बाद जनाब जो मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिसकी वजह से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं, उनके नाम से भी ज़ाहिर है कि ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो मैनेजर्स को सपोर्ट देंगे। और मैनेजर्स के जो की रोल होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ये चूज़ करना चाहते हो कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं।
ठीक है? आप मल्टीपल तरीकों से काम कर सकते हैं, तो उनमें से बेस्ट कौन-सा होगा आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के पर्सपेक्टिव में? तो उसे कहते हैं कि आप डिसीज़न मेकिंग बेसिकली कर रहे हैं, बेस्ट पाथ चूज़ करें, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। जो डिसीज़न्स होते हैं वो हर लेवल पे मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं, चाहे वो मिडल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो अपर लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, सबको डिसीज़न्स किसी न किसी पॉइंट पे लेने पड़ेंगे। कुछ के डिसीज़न्स बहुत रूटीन वाइज़ और नॉर्मल होंगे जो कि मोस्टली परफॉर्म किए जा सकते हैं। कुछ के डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉन रूटीन होते हैं कि जो मोस्टली परफॉर्म नहीं किए जाते, बल्कि कुछ ऐसा अनयूजुअल सिचुएशन आ जाती है जिसमें कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वो डिफरेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। तो डिफरेंट लेवल्स जितने भी मैनेजमेंट के उसमें हर लेवल को डिफरेंट तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेम ही डिसीजंस हो जो सब ले रहे हो। तो कुछ रूटीन वाइज डिसीजन होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ नॉन रूटीन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्केड्यूल्ड होते हैं। टाइम टू टाइम आपको उन डिसीजंस को लेना पड़ता है। ये स्मॉल डिसीजंस मिलके एट द एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा डिसीजन जो है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यू ऐड कर देते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं। ये स्मॉल डिसीजंस अगर यही ठीक नहीं होंगे होंगे तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको नुकसान हो सकता है इन डिसीजंस की वजह से जो आप ठीक नहीं ले रहे। तो सारे स्मॉल डिसीजंस भी इवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज के डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कहीं कहीं ना कहीं आप। तो देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ डिसीजंस, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड का बताती हूँ। स्ट्रक्चर्ड डिसीजन वो डिसीजंस होते हैं जो रेपिटेटिव हो, रूटीन वाइज हो, यानी पता है कि मैंने क्लास स्केड्यूल की और मैंने क्लास आप लोगों की अटेंड करनी है, ये स्केड्यूल्ड डिसीजन है। ठीक है, कोई डिसीजन ऐसे है जो टाइम वाइज, जैसे आप लोग क्विज या असाइनमेंट्स आप लोगों की कंडक्ट करनी है, आपके मिड टर्म एग्जाम्स होंगे या आपकी जो भी हमारे एडमिशन्स जाएंगे, फॉर्म्स वगैरह फिल होंगे, ये सब कुछ जो है ये रूटीन वाइज हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर प्री प्लान चीज़ें हैं जो हमें पता है कि इसी तरह से होनी है। तो वो बेसिकली ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स जो हैं उस पर काम कर रहे होते हैं और इनको हैंडल करना भी आसान होता है और हमें प्रोसीजर का बिल्कुल पता होता है कि हम लोग क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो ये डिसीजन जो है हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसमें हमारे पास चीज़ें क्लियर बहुत होती हैं। स्ट्रक्चर डिसीजन में हम लोग कोई किसी बात के बारे में अनश्योर नहीं होते कि हमें पता ही ना हो कि ये वाली चीज़ हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो बहुत कॉमन से डिसीजंस होते हैं, बिल्कुल प्री डिफाइंड इनके अंदर स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती है। जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि हमने इस तरह से ही काम करना है। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल बाद में देखते हैं, पहले अनस्ट्रक्चर्ड की देखते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड जो होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में आपके पास एक बिल्कुल नई सी जजमेंट आ जाती है, एक नया सा काम आ जाता है कि हो सकता है वो प्रॉब्लम कभी पहले फेस ना की हो सकता है वो एक डिसीजन पहली दफ़ा लिया जा रहा हो, ये हो सकता है वो डिसीजन इतना कॉमन हो ही ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नई फैक्ट्री कहाँ ओपन करनी है या नई मशीनरी किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, किसकी नहीं ज़रूरत, या नई प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च की जा सकती है और कौन सी नहीं लॉन्च की जा सकती, मार्केट डिमांड क्या है, या हमारे कस्टमर्स की नीड्स तो नहीं चेंज हो रही। इस तरह की कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें, कुछ अनयूजुअल से डिसीजन जो कि हम लेना चाह रहे होंगे। सो इसमें हमारे पास हर बंदा इस डिसीजन के लिए कैपेबल नहीं होता। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन जो है वो डेफिनेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ले सकती है, लो लेवल मैनेजमेंट अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन नहीं ले सकती। तो अब कहीं फैक्ट्री ओपन करनी है या कोई नया एम्प्लॉय हायर करना है या कोई नया डिपार्टमेंट ओपन करना है या कुछ भी इस तरह से नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, पहले से कोई प्रोडक्ट लॉन्च है आपकी मार्केट में और वो चल नहीं रही है, कुछ भी इस तरह का डिसीजन लेना हो तो वो अनस्ट्रक्चर्ड में आता है और इसके ऊपर कोई वेल अंडरस्टूड आपके पास प्रोसेस नहीं होता, कोई प्रोसीजर्स नहीं होते जिनको आप देख के काम कर सकें। आपको नई तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर ये दोनों को मिलाकर ही बनता है, यानी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जब सेमी स्ट्रक्चर्ड में होता है कि कुछ चीज़ें क्लियर हैं और कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बजट की मैं एग्जांपल दे रही थी कि बजट में ये होता है कि हमें पता है हमारी कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी पे राउंड अबाउट इतनी आ जाती है, हमारे पास सप्लायर से इतनी प्रोडक्ट्स आती हैं, हमारी कस्टमर के साथ इतनी डीलिंग होती है, ये हमारा बजट है टोटल, हमें पता है। लेकिन हो सकता है कुछ अनयूजुअल सिचुएशन हो जाए, उसी मंथ आपकी मशीनरी पे कोई प्रॉब्लम आ जाए जो ख़राब हो जाए, जो यूजुअल नहीं अनयूजुअल सी है, उसको कैसे हैंडल करना है, बजट में उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, अपनी कंपनी के लिए उसकी उस कैश को किस तरह से मैनेज करना है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें बिल्कुल अनडिफाइंड सी हो जाएँ। तो यानी कुछ चीज़ें आपके पास कॉमन हो और कुछ चीज़ें ऐसी हो जो क्लियर ना हो, जो कि अनयूजुअल हो, दोनों को मिलाकर जो डिसीजन लेना पड़े वो सेमी स्ट्रक्चर्ड कहलाता है।
इसकी एग्जांपल इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ देखें कि आपके पास डायग्राम है जिसके अंदर एक पिरामिड सा बना हुआ है। पिरामिड में सबसे टॉप पे सीनियर मैनेजमेंट है। पिरामिड में टॉप पे इसलिए होते हैं कि ये सबसे ज़्यादा हायर पावर है, इनके पास अथॉरिटीज़ ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा है, प्लस दे आर लिमिटेड इन नंबर्स, तो इसलिए ये पिरामिड में स्मॉल को भी शो कर रहे होते हैं, लेकिन टॉप पे हैं तो इनके पास हायर जो है ना अथॉरिटीज़ होंगी। और ये डिसाइड करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन के बारे में, कैपिटल बजट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल सेट करना, मार्केट में एंटर करना है या एग्जिट करना है, इस तरह की चीज़ें ये डिसाइड कर रहे होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन में आता है। उसके बाद है मिडल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड में ये होता है डिज़ाइन अ मार्केटिंग प्लान, डेवलप अ अच्छा, इसमें वो चीज़ें हैं कि वो चीज़ें क्लियर है, जैसे मार्केटिंग प्लान है, हो सकता है मार्केट में कुछ चेंज आए, लेकिन मोर और लेस तमाम कंपनीज़ उसी तरह से काम कर रही होती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स बनाती हैं, ठीक है? टीवी में ऐड दे देंगी या कोई इंटरनेट पे वीडियोज़ पे डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें एड्स लगे होते हैं, उस तरह से एड्स दे देंगी। कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं कि हमने मार्केटिंग किस तरह से करनी है, लोगों को इस तरह से अपनी तरफ कैप्चर करना है। बट कुछ चीज़ें हो सकता है कि मार्केटिंग में भी कुछ नए आ जाएँ, कुछ कस्टमर्स की नीड डिफरेंट हो जाएँ, कस्टमर्स का हो सकता है कि वो अट्रैक्टिव ना लगें वेज़ जिन तरीकों से आप मार्केटिंग करें, हो सकता है आपको कुछ इनोवेशन लानी पड़ जाए उसके अंदर। तो ये भी अब देखें टाइम टू टाइम मार्केटिंग के तरीके बहुत सारे चेंज हुए हैं। पिछले डेकेड में मार्केटिंग जो है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा होने लगी है, बजाय इसके कि जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियोज़ हैं, पहले मेजर सोर्स यही था, न्यूज़पेपर, रेडियोज़ और टीवी, इनके ज़रिए मार्केटिंग होती थी। इवन बैनर्स लगा दिए जाते थे रोड्स पे, इन चीज़ों के ज़रिए मार्केटिंग हो रही होती थी। लेकिन अब मार्केटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग की तरीका चेंज हो चुका हुआ है। जो मार्केटिंग प्लान है वो भी अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड दोनों का मिक्स हो सकता है, इसलिए इसे सेमी स्ट्रक्चर में रखा गया। डिपार्टमेंटल बजट जो है वो भी मिक्स हो सकता है। कोई न्यू कॉर्पोरेट वेबसाइट बनानी है वो भी इसी तरह से मिक्सिंग हो सकती है उसकी। तो वेबसाइट में डेफ़िनेटली हो सकता है आपको नए चैलेंजेस का सामना करना पड़े, सिक्योरिटी वगैरह ऐड करनी पड़े, जो कि हो सकता है। देखिए टाइम टू टाइम ऐसा होता है कि सिक्योरिटीज़ भी चेंज होती हैं। पहले जो तरीके थे उनसे अब काम नहीं हो रहा, अब डिफरेंट तरीके से अब हैकिंग के भी नए टूल्स आ गए हैं, वायरसेस भी नए तरह के आ गए हैं, तो हो सकता है पहले जिन तरीकों पे आप काम कर रहे हैं वो शायद आप उस तरह की वेबसाइट बनाएँ तो वो इतनी सिक्योर ही ना हो। तो हो सकता है कि नए चैलेंजेस वहाँ पे भी आ जाएँ। इसी तरह से ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ एंड टीम्स इधर इधर काम कर रही होती हैं, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेते हैं, इन्हें पता है रीस्टॉक कब करना है इन्वेंट्री, इन्हें पता है ओवरटाइम कैसे कैलकुलेट करना है, किसी भी एम्प्लॉय का इन्हें पता है क्रेडिट किस तरह से ऑफर करने हैं कस्टमर्स को, इस तरह की चीज़ें जो कि इनको बिल्कुल क्लियर होंगी, डेड श्योर होंगी कि इस तरह से काम करना है, कोई स्पेशल ऑफर्स देनी है कस्टमर्स को, इनको डेड श्योर होगा, वो पता होगा उन चीज़ों का कि इस तरह से काम करना है। तो ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है बेसिकली वो स्ट्रक्चर्ड पे काम कर रही थी, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन कि इनको बस बता दिया जाता है आपने ये काम करना है, उससे ना आगे ना उससे पीछे, इनको पूरा गाइड किया जाता है। ये अपनी मर्जी से बहुत ही माइनर सी चेंजिंग कर सकते हैं उसके अंदर, इनको प्री प्लान गाइडलाइंस दी जाती हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 4 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है? इसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या, इशू है क्या, कहाँ आया है, किस वजह से आया है, उसकी क्या-क्या उस प्रॉब्लम की कॉजेज़ हो सकती हैं, कौन-सी डिपार्टमेंट्स या कौन से एलिमेंट्स उससे अफ़ेक्टेड हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कवर करते हैं। अच्छा जनाब, इंटेलिजेंस जो है उसमें फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आ रही है कि सेल्स बहुत कम हो रही हैं। अब सेल्स कम हो रही हैं तो आप भी मतलब आप कंपनी में अगर मैनेजर हैं या ओनर हैं तो आप सोचेंगे कि क्या रीज़न हो सकती है। सेल्स तो इशू है, पता चल गया कम कम हो रही हैं। हो सकता है हम प्रमोशंस कम दे रहे हैं, हो सकता है हमारे राइवल्स में कोई अच्छी ऑफ़र आ गई है, हो सकता है हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है हमारी आईटी टीम अच्छा रिस्पॉन्स ना करी हो सकता है हमारी कस्टमर सर्विस सपोर्ट अच्छी ना हो। मल्टीपल डायमेंशंस हो सकती हैं, आपको मल्टीपल डायमेंशंस में सोचना है। प्रॉब्लम को जब एनालाइज कर रहे हो, इंटेलिजेंस के साथ सोचना है। आपने किसी एक डायमेंशन में सोच के उसका डिसीजन नहीं ले लेना, बल्कि आप मल्टीपल डायमेंशन में सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, फिर जाके आप डिसाइड करेंगे कि हमारे पास अब कौन-कौन से पॉसिबल वेज़ हैं, कौन-कौन से पॉसिबल वेज़ हैं जिनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। फिर आप सेकंड फेज़ में जाएँगे डिज़ाइन में, जहाँ आप अपने डिफरेंट सॉल्यूशंस जो आप लोगों ने कंसीडर किए होंगे उनको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? डिज़ाइन में आप मल्टीपल सॉल्यूशंस पे जाते हैं। फिर उसके बाद चॉइस के स्टेप में आप उनमें से बेस्ट सोच समझ के चूज़ करेंगे कि वाक़ई प्रॉब्लम क्या थी और किससे सॉल्व हो सकती है। आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक चूज़ कर लेंगे बेस्ट जो आपको लग रहा होगा, जो ऑप्शन बेस्ट लग रहा होगा। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को भी बता देंगे आप कि हम अब इस फर्दर ऑन इस पे काम करेंगे, हमारा डिसीजन ये है, ये प्रॉब्लम आ रही थी, इस तरह से हमने काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी में कस्टमर्स जो हैं आपके साथ सही तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आपकी सर्विसेज़ उनको 24/7 चाहिए, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके थ्रू आप उनसे कोलैबोरेट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि हमें कोई आईटी को यूज़ करते हुए कोई सॉफ्टवेयर बना लेना चाहिए जो कस्टमर्स को 24 घंटे सपोर्ट दें कि वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रह सकें। तो इंटेलिजेंस जो है वो ये आप ये सोच सकते हैं, पहली बात कि आप ये सोच सकते हैं कि भई हम एम्प्लॉइज़ और हायर कर लेते हैं, 2 शिफ्ट्स बना लेते हैं और कस्टमर्स को ऑन कॉल सपोर्ट दे देते हैं। दूसरा आप ये सोच सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं जिस पे ना हम ऑटोमैटिक चैट ऑन करते हैं और हमारा चैटबॉट जो है वो ऑटोमैटिकली रिस्पॉन्स कर दे, हमें कोई ह्यूमन्स हायर ना करने पड़े। आप ये भी सोच सकते हैं। हो सकता है आप कोई तीसरा तरीका भी सोच लें, यानी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आपको जो इनएक्सपेंसिव लगे और आपको जो ऐसा लगे कि जिसमें आप सूटेबली इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉइज़ से। जी। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, ठीक है? हमारे पास ये हमने सोच लिया कि अगर हमारे पास हमारे कस्टमर्स जो हैं उनको हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है हम ऑनलाइन कोई चैटबॉट उनके लिए डिज़ाइन कर लें, या हो सकता है कि हम सेकंड शिफ्ट में भी एम्प्लॉइज़ हायर कर लें जो उन्हें ऑन कॉल सपोर्ट दें, या हो सकता है कि हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास क्योंकि शिफ्ट्स जो हैं डे और नाइट की हैं, हम लोग अब नई एम्प्लॉइज़ हायर कर रहे हैं, हम लोग नहीं उन्हें सपोर्ट दे रहे, हम किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं और उनसे कहते हैं, किसी कॉल सेंटर को उनसे कहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को आप सपोर्ट दे दें, इस तरह से भी हो सकता है। यानी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, किसी को भी चूज़ कर लें। अब आपने सोचना ये है कि क्रिटिकली सोचना है कि हम कौन से ऑप्शन पे हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कौन-सा हमें सूटेबल भी है, कौन-सा हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के सिनेरियोज़ में फिट भी हो जाएगा। तो उसको आपने उन सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करने के बाद उनमें से बेस्ट चूज़ करना है और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देना है, यानी अपने एम्प्लॉइज़ को बता देना है कि भई हम इस तरह से अब नेक्स्ट काम करने वाले हैं और आप लोग भी इस तरह से काम कर लेंगे, और उसके बाद उसे इवैल्यूएट भी करना है कि क्या आपका डिसीजन सही काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जी, जी, तो ये वही डायग्राम है कि प्रॉब्लम डिस्कवरी, इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, उसको कंप्लीटली स्टडी करें प्रॉब्लम को, उसके बाद सॉल्यूशन डिस्कवरी, डिज़ाइन, कंप्लीट डिज़ाइन करें डिफरेंट सॉल्यूशंस को, उसके बाद उनमें से बेस्ट चूज़ करें और उसमें से जो बेस्ट वर्किंग में लग रहा हो उसको फिर इम्प्लीमेंट कर दें और अपने एम्प्लॉइज़ को भी उसके बारे में गाइड करें। उसके बाद जनाब के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स किस तरह से डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं। ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली सारा डिसीजन मेकिंग के और बिजनेस की नॉलेज और बिजनेस की इंटेलिजेंस के गिर्द घूमेगा, ठीक है? यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने मैनेजर्स को ही हिट कर रहे हैं, ठीक है? ऑपरेशनल वर्कर्स या टॉप लेवल को नहीं देख रहे, फिलहाल हम मैनेजर्स को हिट कर रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग और वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम MIS कह रहे हैं। तो ये हम लोगों ने MIS को पहले भी पढ़ा था, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये हमें बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करते हैं, हम इसके ज़रिए कंट्रोलिंग कर सकते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस की। इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स हमारे पास प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें स्केजुअल रिपोर्ट्स होती हैं, एड हॉक यानी ऑन डिमांड रिपोर्ट्स होती हैं और रियल टाइम रिपोर्ट्स होती हैं। यानी ये जो हमारे पास सिस्टम्स हैं ये मैनेजर्स को सपोर्ट करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजर्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है? जिसमें सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस वो ले सकते हैं और उनको किस बेस पे ये सपोर्ट मिल रही है, उनको इन रिपोर्ट्स की बेस पे वो सपोर्ट मिल रही है। अगर उनके पास ये रिपोर्ट्स नहीं होंगी, अगर उनके पास डेटाबेस से ये रिपोर्ट्स जनरेट होकर नहीं आएंगी, तो मैनेजर्स के पास डिसीजन मेकिंग की कोई सपोर्ट नहीं होगी। यानी इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स होंगी जिसकी वजह से मैनेजर्स को हेल्प मिलेगी कि वो उसकी बेस पे कुछ ना कुछ इंसाइट्स ले सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्केड्यूल्ड है कि जो आपने स्केड्यूल की हुई है कि वीकली या मंथली या डेली बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होगी जिसमें हमें टोटल सेल्स के रिकॉर्ड पता चलेंगे। इसमें आज हमारे एम्प्लॉयज़ की और जितना ऑनलाइन आवर्स का टाइम था वो हमें पता चल जाएगा अपने एम्प्लॉयज़ का, कि कौन कितने आवर्स ऑनलाइन रहा, किसकी ओवरटाइम कितना बना, ये रिपोर्ट बन सकती है, हो सकता है। या ये रिपोर्ट बन सकती है कि किस एम्प्लॉय ने, किस एजेंट ने हमारे लिए कितना काम किया, कितनी सेल्स की हैं, कितने कस्टमर्स को डील किया है, इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स बन सकती हैं, ठीक है? हम लोगों ने सप्लायर्स से इस दफ़ा कितनी अमाउंट में रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, इस पे रिपोर्ट बन सकती है। यानी स्केड्यूल रिपोर्ट्स आप डिफरेंट रिपोर्ट्स को ना स्केड्यूल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, और आपका जिस तरह का बिज़नेस है आप उस तरह की रिपोर्ट जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं। आप डेवलपर को बताएँगे, जब आप सॉफ्टवेयर बनवाएँगे आप डेवलपर को बताएँगे मेरी नीड ये है, मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर ये रिपोर्ट्स मुझे नज़र आएँ, ताकि मैं उस पे डिसीजन मेकिंग कर सकूँ। वो आपको उस तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करने की ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे, टूल्स प्रोवाइड कर देंगे आपके सॉफ्टवेयर में।
सो बात ये हो रही है कि रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट्स जनरेट हो सकती हैं और उसकी बहुत सारी मैंने आपको एग्जांपल दी। और ये रिपोर्ट्स जनरेट कैसे होती हैं? ये रिपोर्ट्स उस डेटा से जनरेट होती हैं जो आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ने रिकॉर्ड किया होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जो आपकी नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं, सेल्स होती हैं, परचेजेज होती हैं, इन्वेंट्री चेंजेस होती हैं, जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टीपीएस हैंडल कर रहा होता है। टीपीएस जिस नॉर्मल प्रोसेसिंग में काम कर रहा होता है वो सारी की सारी डेटाबेसेस में सेव होती हैं और वो फिर इन रिपोर्ट्स के लिए, स्केड्यूल रिपोर्ट्स के लिए या एडहॉक रिपोर्ट्स के लिए वो यूज़ हो रही होती हैं सारी डेटाबेसेस। सो इसमें हमारे पास यही स्केड्यूल रिपोर्ट्स में यही मटेरियल लिखा हुआ है। एडहॉक में क्या होता है कि ऑन डिमांड, ठीक है, यानी दीज आर वन ऑफ रिपोर्ट्स दैट अ यूजर क्रिएट्स टू आंसर अ क्वेश्चन। यानी इसमें हमारे पास इस तरह से है कि अगर आपको आपने रिपोर्ट स्केड्यूल नहीं की हुई, कि आपको स्केड्यूल का मतलब होता है कि एक टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे आपकी रिपोर्ट्स जो है ना अपीयर हो जाए आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पे। अगर आपने स्केड्यूल नहीं की हुई और फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं जब भी डिमांड करूं मुझे तब वो रिपोर्ट मिल जाए, ठीक है, एड हॉक बेसिस पे रिपोर्ट मिल जाए, तो फिर आपको डेवलपर को बताना पड़ेगा कि मुझे एक ऐसा बटन मिल जाए या मुझे एक ऐसा मेन्यू मिल जाए जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मेरे सामने रिपोर्ट्स आ जाएं, ठीक है। जिस तरह की रिपोर्ट मैं चाहूँ मैं उसके अंदर अपनी जो भी मैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, सभी यूज़ कर रहे होंगे मोबाइल एप्लीकेशंस बैंक्स की, ठीक है, डिफरेंट बैंक्स की मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं। उसमें अगर आप ये चाहें कि फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि मुझे मेरी प्रीवियस 7 डेज़ की ना बैंक स्टेटमेंट नज़र आ जाए मेरी स्क्रीन पे। तो एक तो ये स्केड्यूल अगर आप करेंगे तो स्केड्यूल अक्सर हम लोगों ने बैंक्स के साथ की होती है। क्या होता है कि मंथली हमें हमारी बैंक स्टेटमेंट ईमेल में आ जाती है। स्केड्यूल का मतलब ये हो गया कि मंथली आएगी ही आएगी ईमेल में। हर मंथ की किसी एक फिक्स डेट पे आपकी ईमेल में आपकी मंथली स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर आप जॉब्स करते हैं तो आप सैलरी स्लिप्स देखें तो अगर बहुत सारी कंपनीज़ जो है ना अपने एम्प्लॉइज़ को किसी पर्टिकुलर डेट पे सैलरी स्लिप जो है ईमेल कर देती हैं, सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर देती हैं, हार्ड कॉपी दे देती हैं। यानी वो स्केड्यूल्ड है, ठीक है। एडहॉक का मतलब होता है कि जब डिमांड हो, जब क्वेश्चन किया जाए तब रिजल्ट सामने आए। आप देखें आपकी स्केड्यूल्ड नहीं हो अगर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, आप क्या करें वहाँ पे जाके डेट एंटर करें, ठीक है, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके डेट एंटर करें, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट आपके सामने वो ऑन डिमांड आपकी वो आ जाएगी सैलरी स्लिप, सॉरी बैंक स्टेटमेंट। सो एडहॉक का मतलब होता है जब आपको ज़रूरत है, जब आपको क्वेश्चन करना है आप तब सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन करें, जब ज़रूरत नहीं है तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और रियल टाइम में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एमआईएस रिपोर्ट अलाउ समवन टू मॉनिटर चेंजेस एज दे अकर। तो जैसे जैसे चेंजिंग होंगी, जैसे जैसे कोई सेल्स हो गई, जैसे जैसे कस्टमर्स के ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, मैनेजर को वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए कि ये कस्टमर का ऑर्डर आया है, अब इस पे प्रोसेसिंग करनी है। तो कॉल सेंटर्स में मोस्टली मैनेजर्स ये काम कर रहे होते हैं। कॉल सेंटर्स में हो ही ये काम रहा होता है कि कितनी कॉल्स आ रही हैं, इनकमिंग कितनी है, कितनों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एजेंट्स, कितनी कॉल्स होल्ड पे हैं, सारी रिपोर्ट्स बन रही होती हैं और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है उनके जो भी मैनेजर्स होते हैं उनके साथ।